नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीके बाई एसके अलाउत में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, कल हमने हमारा जो लेसन है वो था कालीबंगा और आज का जो हमारा लेसन है वो रहेगा बेराठ सभ्यता। बेराठ सभ्यता। अब देखो, यानी बेराठ जो सभ्यता है ये कहाँ स्थित है। यानी बेराठ जो सभ्यता है ये स्थित कहाँ पे है? जयपुर में स्थित जयपुर। यानी जो बेराठ सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में। और कौन सी नदी के किनारे? यानी बेराठ जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? बाण गंगा, बाण गंगा या अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा या ताला नदी, या ताला नदी। देखो, बेराठ जो सभ्यता है ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा, अर्जुन की गंगा या ताला नदी। बेराठ सभ्यता है, इसके जो खोज करता है वो कौन है? यानी बेराठ जो सभ्यता है इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। यानी बेराठ सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। और कब की गई थी? 1936-37 में। यानी जो बेराठ सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। और कब की गई? 1936-37 में। यानी 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा बेराठ सभ्यता की खोज की गई। पुनः उत्खनन कार्य, यानी बेराठ सभ्यता का पुनः उत्खनन जो कार्य है वो किनके द्वारा किया गया था? देखो, दो नाम याद रखने अपने को। एक तो है नीलरतन बनर्जी, नीलरतन बनर्जी, और दूसरे व्यक्ति का नाम है कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित। यानी बेराठ सभ्यता का पुनः जो उत्खनन कार्य है वो किनके द्वारा किया गया? नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा। और ये उत्खनन कार्य कब किया गया? 1962-63 में। देखो, ये दोनों डेट अपने को याद रखनी है कि बेराठ सभ्यता की खोज कब की गई? 1936-37 में। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। बेराठ सभ्यता का पुनः उत्खनन कार्य कब किया गया? 1962-63 में। और किनके द्वारा किया गया? नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा। अब देखो, बेराठ जो सभ्यता है, यानी जो बेराठ है इसका प्राचीन नाम क्या था? यानी जो बेराठ है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो बेराठ का जो प्राचीन नाम है वो था विराट नगर, विराट नगर। यानी जो बेराठ है इसका प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर। अब देखो, राजस्थान स्थित जो मत्स्य जनपद है, यानी राजस्थान स्थित जो मत्स्य जनपद है, इस जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। देखो, जो बेराठ है इसका प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। और राजस्थान स्थित मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी भी क्या है? विराटनगर। यहां एक बात ध्यान रखनी है, बौद्ध ग्रंथ अगुंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, यानी बौद्ध ग्रंथ तो है अगुंतुर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों से 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। यानी महाजन पदों की संख्या थी 16। जानकारी कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतुर निकाय
और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार महाजन पदों की संख्या थी 16। और अपने राजस्थान में एक जनपद है, उसका नाम था मत्स्य जनपद। यानी अपने राजस्थान में कौन सा जनपद था? मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और विराटनगर इसका प्राचीन नाम था बेराट का। एक बार देख लो, बेराट कहां स्थित है? जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। खोज कब की गई? 1936-37 में। पुनः उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा। और कब किया गया? 1962-63 में। बेराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। और राजस्थान स्थित मत्स्य जनपद की भी राजधानी क्या थी? विराटनगर। अब देखो, हमने पढ़ा मत्स्य जनपद। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद से मिलता है, यानी जो ये मत्स्य है इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। यानी ऋग्वेद में सबसे पहले मत्स्य का मिलता है उल्लेख। अब देखो, बात है महाभारत युद्ध के समय की, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। और पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो समय है वो राजस्थान की कौन सी सभ्यता में बिताया था? बेराट सभ्यता में या विराटनगर में? देखो, पांडु को एक तो मिला था वनवास, और पांडु ने अपने वनवास का जो समय है वो तो व्यतीत किया था पांडुपोल। और पांडुपोल कहाँ स्थित है? अलवर में। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पांडु ने अपने अज्ञातवास का समय राजस्थान की कौन सी सभ्यता में व्यतीत किया? बेराट सभ्यता या विराट नगर? अब देखो, थोड़ा महाभारत से संबंधित चीज देखो। महाभारत, जब पांडव और कौरवों के मध्य एक क्रीड़ा खेल खेला गया था, उसका नाम था चौसर। यानी कौरव और पांडु के मध्य कौन सा खेल खेला गया था? चौसर, यानी जुआ। और इसी को क्या कहते हैं? धूत क्रीड़ा। धूत क्रीड़ा यानी पांडव और कौरवों के मध्य जुआ खेला गया, यानी चौसर खेली गई, धूत क्रीड़ा खेला गया। और इस खेल में पांडवों की पराजय हो जाती है। और पराजय के बाद पांडवों को 1 साल का जो अज्ञातवास मिलता है, और वो अज्ञातवास का जो समय है वो पांडु ने व्यतीत किया कहां आकर के? बेराट में, यानी विराटनगर में। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, धूत क्रीड़ा या जुआ। प्रश्न ये पूछा जाता है कि धूत क्रीड़ा का उल्लेख, यानी धूत क्रीड़ा का उल्लेख कौन से वेद से मिलता है? यानी जो धूत क्रीड़ा है इसका जो उल्लेख है वो कौन से वेद से मिलता है? तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? या धूत क्रीड़ा का जो उल्लेख है वो कौन से वेद में है? तो धूत क्रीड़ा का जो उल्लेख है वो है ऋग्वेद के 10वें मंडल। यानी धूत क्रीड़ा का उल्लेख कहां है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 34वां सूक्त है, और इस सूक्त को कहते हैं अक सूक्त। यानी इस सूक्त को क्या कहा जाता है? अक सूक्त। और इसमें किनका उल्लेख है? जुआ, यानी धूत क्रीड़ा। दोबारा देखो कि जो धूत क्रीड़ा है इसका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में?
10वें मंडल के 34वें सूक्त में, और इस 34वें सूक्त को क्या कहा जाता है? अक्ष सूक्त। यहां से इसका उल्लेख मिलता है और वो कहा भी गया है कि जर, जोरू और जमीन ये तीनों पतन के कारण है। चाहे वो जर हो, चाहे वो जोरू हो, चाहे वो जमीन हो, और यही घटना फिर इनके साथ घटी। पांडव इस खेल में हार जाते हैं और हारने के बाद पांचों भाई द्रौपदी सहित कहां चले जाते हैं? बेराट। अब देखो आप थोड़ा सा इसके बारे में देखो कि जब पांचों भाई द्रौपदी के सहित जुए में हार करके इनको अज्ञातवास मिल जाता है, और अज्ञातवास व्यतीत करने के लिए ये कहां पहुंचते हैं? बेराट सभ्यता यानी विराट नगर में। और इस समय यहां का जो राजा है वो था राजा विराट। यानी महाभारत युद्ध के समय विराट नगर का राजा कौन था? राजा विराट। और इसकी रानी का नाम था सुदेशना। यानी महाभारत युद्ध के समय विराट नगर का राजा कौन था? राजा विराट, और रानी का नाम क्या था? सुदेशना। ये पांचों भाई द्रौपदी सहित यहां पहुंचते हैं और अपने हथियारों को एक वृक्ष के ऊपर रख देते हैं, और पांचों भाई द्रौपदी सहित अपने वास्तविक नामों को छुपा करके यहां रहना शुरू कर देते हैं। तो अपने को यह बात ध्यान में रखनी है कि पांचों भाई द्रौपदी सहित अपने वास्तविक नामों को छुपा करके किन किन नामों से यहां रहे। तो यह महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखनी है कि जो पांचों भाई है वो राजा विराट और रानी सुदेशना के महलों में, कि जब इनको अज्ञातवास मिलता है और अज्ञातवास के समय ये विराट नगर में राजा विराट और रानी सुदेशना के महलों में रहने लग जाते हैं, अपने वास्तविक नामों को छुपा करके। किन किन नामों से रहे? नंबर 1 युधिष्ठिर, यानी जो युधिष्ठिर है वो किस नाम से रहा? कंक। नंबर 2 भीम, यानी भीम अपना वास्तविक नाम छुपा करके यहां किस नाम से रहा? वल्लभ। नंबर 3 अर्जुन, और अर्जुन ने अपना वास्तविक नाम छुपा के यहां रहा था वरहन लल्ला के नाम से, जो वहां की कन्याओं को नाच गाना सिखाया करता था। नंबर 4 सहदेव, और सहदेव किस नाम से रहा? ग्रंथि। नंबर 5 नकुल, और नकुल है वो यहां किस नाम से रहा था? तंत्रीपाल। तंत्रीपाल। नंबर 6 द्रौपदी, और द्रौपदी किस नाम से रही थी? सरेंद्री। सरेंद्री। यानी अज्ञातवास के समय जो पांडव है वो राजा विराट और रानी सुदेशना के महलों में अपने वास्तविक नामों को छुपा करके किन किन नामों से रहा, यह ध्यान में रखना है। युधिष्ठिर किस नाम से रहा? कंक। भीम वल्लभ, अर्जुन वरहन लल्ला, सहदेव ग्रंथि, नकुल तंत्रीपाल, द्रौपदी सरेंद्री। यानी ये जो द्रौपदी है वो सरेंद्री के नाम से रानी सुदेशना की दासी बनकर के यहां रह रही थी। यानी रानी सुदेशना है, इसकी दासी कौन बन के रह रही थी? सरेंद्री। अब देखो एक दिन की बात है कि ये जो सुदेशना है इसके भाई का नाम था किच्चक। यानी किच्चक किसका भाई था? सुदेशना का। एक बार क्या हुआ, किच्चक है वो सुदेशना के महलों में जाता है और उसकी नजर पड़ी सरेंद्री के ऊपर, दासी सरेंद्री अर्थात द्रौपदी के ऊपर। इससे सुंदरता से वो मंत्र मुग्ध हो जाता है और अपनी बहन सुदेशना को कहते हैं कि इतनी सुंदर दासी ये दासी बनने के लायक थोड़ी है, इसको तो मेरे महल में भेज दो आप। ये बात सुनकर के ये बड़ी दुखी होती है, इसको मना करती है,
लेकिन किच्चक कहता है यदि ऐसा नहीं किया तो आप दोनों को मैं जान से मार दूंगा। इससे भयभीत होकर के रानी सुदेशना द्रौपदी को बोलती है कि मेरे पेट के अंदर दर्द है और मेरे भाई के महलों में जाकर के आप सोमरस अर्थात 3 अक्षरम बोलो सोमरस से लेकर आओ। अब ये द्रौपदी है, ये भीम के पास जाती है और कहा जाता है कि भीम ने इस किच्चक का वध कर दिया और ये जानकारी मिलती है कौरवों को। कौरव यहाँ आक्रमण करते हैं, यहाँ आकर के गायों का हरण कर लेते हैं और उन गायों को छुड़ाने के लिए जो अर्जुन है वो उनके साथ युद्ध लड़ता है। और इस युद्ध में राजा जो विराट है इसके पुत्र का नाम था उत्तर और इसकी बेटी का नाम था उत्तरा। यानी राजा विराट का बेटा था उत्तर और पुत्री का नाम था उत्तरा कंवर। ये जो उत्तर है इसके साथ अर्जुन जाता है और उस युद्ध में, विराट युद्ध में अर्जुन कौरवों की सेना को परास्त कर देता है। उसके बाद जब वापस लौटते हैं राजा विराट को इनकी सच्चाई का पता चला कि ये तो कुंती पुत्र है। उसके बाद क्या किया, अर्जुन का जो पुत्र है उसका नाम था अभिमन्यु और उस अभिमन्यु का विवाह राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा के साथ कर दिया, उत्तरा कंवर के साथ कर दिया। और इसी उत्तरा कंवर और अभिमन्यु से एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम था परीक्षित। और भागवत पुराण में भी कहा गया है कि गुरु द्रोण का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उस अश्वत्थामा ने उत्तरा कंवर के गर्भ पर, जब ये गर्भ के अंदर था परीक्षित, इसके गर्भ पर उसने ब्रह्मशीर अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र अस्त्र चलाया था। वही परीक्षित है और जिसका पिता कौन था, अभिमन्यु। और कहा जाता है परीक्षित के काल से ही कलयुग की शुरुआत होती है। तो इन सभी का जो संबंध है वो कौन सी सभ्यता से है, बेराट सभ्यता से। अपने को यहाँ जो याद रखना है वो ये है कि अज्ञातवास के समय पांडव किनके महलों में रहे, राजा विराट और रानी सुदेशना के महलों में। कौन सी सभ्यता में, बेराट सभ्यता में। अपने वास्तविक नामों को छुपा करके किन किन नामों से रहे, युधिष्ठिर, कंक, भीम, वल्लभ, अर्जुन, वरहलल्ला, सहदेव, ग्रंथी, नकुल, तंत्रीपाल, द्रौपदी, श्रेंद्री। ये अपने को सिर्फ याद रखना है कि अपने वास्तविक नामों को छुपा करके ये इन इन नामों से इनके महलों में रहे थे। फिर देखो यानी जो बेराट सभ्यता है, यहां एक तो बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, मोती डूंगरी, यहां जो पहाड़ियां हैं, और बेराट सभ्यता स्थित बिज्जक की जो पहाड़ी है, बिज्जक की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी से गोल मंदिर के साक्ष्य मिले थे। प्रश्न यह आ जाए कि बेराट सभ्यता स्थित कौन सी पहाड़ी से गोल मंदिर के साक्ष्य मिले, तो कौन सी पहाड़ी से, बिज्जक की पहाड़ी। और इस बिज्जक की पहाड़ी से किसके साक्ष्य मिले हैं, गोल मंदिर के। और ये जो गोल मंदिर है इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। यानी जो गोल मंदिर है इसका संबंध कौन से धर्म से है, बौद्ध धर्म से। और गोल मंदिर राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो पहाड़ी पर होने के बावजूद भी इसके निर्माण में कहीं पर भी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताइए जो पहाड़ी पर होने के बावजूद भी उसके निर्माण में एक भी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो कौन सा मंदिर है, गोल मंदिर। गोल मंदिर के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले, बेराट सभ्यता से। गोल मंदिर के साक्ष्य कौन सी पहाड़ी से मिले, बिज्जक की पहाड़ी। ये बात ध्यान में रखनी है। फिर देखो मौर्य सम्राट, काफी महत्वपूर्ण है कि मौर्य सम्राट था अशोक, यानी अशोक महान। क्वेश्चन ये आ जाए
कि मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिले। तो मौर्य सम्राट जो अशोक है इसके जो शिलालेख है यानी इसके 2 शिलालेख मिले और वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं, बेराठ सभ्यता से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मौर्य शासक जो अशोक है इसका भाब्रू शिलालेख, यानी कौन सा शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख। मौर्य शासक अशोक का भाब्रू शिलालेख कौन सी सभ्यता से मिला है, बेराठ सभ्यता से। अब देखो ये जो भाब्रू शिलालेख है इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, यानी जो भाब्रू शिलालेख है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, ब्रट महोदय। यानी मौर्य सम्राट जो अशोक है उसका यहां से भाब्रू शिलालेख मिला है और इस भाब्रू शिलालेख की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, ब्रट महोदय के द्वारा 1837 में। यह तो हो गया इसके खोजकर्ता। भाब्रू शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा, यानी जो भाब्रू शिलालेख है इसको पहली बार किसने पढ़ा था, जेम्स। किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा गया, 1840 में। यानी मौर्य सम्राट अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है जो बेराठ सभ्यता से मिला बिज्जक की पहाड़ी से, इस भाब्रू शिलालेख के जो खोज करता है वो कौन थे, ब्रट महोदय। खोज कब की गई, 1837 में। इसको पहली बार कब पढ़ा गया, 1840। और किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। फिर देखो संबंध, यानी जो भाब्रू शिलालेख है इस शिलालेख का संबंध कौन से धर्म से है, बौद्ध धर्म। यानी भाब्रू जो शिलालेख है इसका संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। यह शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली। यानी भाब्रू जो शिलालेख है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली। और कौन सी लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी। महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना है कि जो भाब्रू शिलालेख है खोजकर्ता कौन है, ब्रट महोदय। पहली बार किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। संबंध किस धर्म से है, बौद्ध। कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली। कौन सी लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी। फिर देखो जो भाब्रू शिलालेख है ये वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ स्थित है, कलकत्ता के अंदर। और इसी संग्रहालय में ये रखा गया है। यानी वर्तमान में जो भाब्रू शिलालेख है ये कहाँ स्थित है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता के अंदर स्थित है। और इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना कब की गई, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, 1784 में। यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना कब की गई, 1784 में। और किसके द्वारा, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। ये बात ध्यान रखनी है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसके संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स। और इसकी स्थापना कब की गई, 1784 में। यह तो हो गया अशोक मान का पहला शिलालेख। इसका दूसरा जो शिलालेख है 1871-72 में, यानी अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसकी खोज कब की गई, 1871-72 में। और किसके द्वारा, डॉक्टर कार्लाइल। डॉक्टर कार्लाइल के द्वारा। डॉक्टर कार्लाइल। यानी अशोक का जो दूसरा शिलालेख है इसकी खोज कब की गई, 1871-72 में। और किसके द्वारा, डॉक्टर कार्लाइल के द्वारा। तो ये अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है जो बेराठ सभ्यता से मिला, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फिर देखो कि जो बेराठ सभ्यता है यानी अपनी जो बेराठ सभ्यता है यहां से
शैल चित्रों के साक्ष्य मिले। यानी जो बेराट सभ्यता है यहां से किसके साक्ष्य मिले? शैल चित्रों के। और इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? चित्रशाला। यानी शैल चित्रों के जो साक्ष्य है वो कहां से मिले हैं? बेराट सभ्यता से। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? चित्रशाला। एक महत्वपूर्ण बात यह है 634 ईस्वी, यानी बात कब की है? 634 ईस्वी की। एक चीनी यात्री था और उस चीनी यात्री का नाम क्या है? ह्वेनसांग। यानी चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। प्रश्न यह आ जाए कि उस चीनी यात्री का नाम बताइए जिसने बेराट सभ्यता की यात्रा की है। तो बेराट सभ्यता की यात्रा करने वाला जो चीनी यात्री है वो कौन था? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग ने बेराट सभ्यता की यात्रा कब की? 634 ईस्वी में। यानी जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग, थोड़ा इसके बारे में देख लो एक बार कि ये जो ह्वेनसांग है ये भारत में किसके समय आया? यानी ह्वेनसांग है ये भारत में किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन, यानी ये किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। चीनी यात्री कौन है? ह्वेनसांग। किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय। और ये स्थल मार्ग से आया और स्थल मार्ग से ही वापस गया। यानी जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है ये किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। स्थल मार्ग से आया और स्थल मार्ग से ही वापस गया। और भारत में ये लगभग कितने वर्षों तक रहा? 16 वर्षों तक। यानी ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहा था? 16 वर्षों तक। और इस यात्रा का जो वृत्तांत है वो हमें CU की, इसकी एक पुस्तक है उसका नाम है CU की, इससे संपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी इसने अपनी यात्रा का जो वृत्तांत है वो कौन सी पुस्तक में किया था? CU की में। ह्वेनसांग यहां 8 मठों का उल्लेख करता है। ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यानी तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग जो चीनी यात्री है उसने राजस्थान की कौन सी सभ्यता की यात्रा की? बेराट सभ्यता की। कब की? 634 ईस्वी में। और इस सभ्यता के लिए ह्वेनसांग ने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो क्या है? पारपत्र। यानी पारपत्र किसे कहते हैं? बेराट सभ्यता को। और इस शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? ह्वेनसांग ने। किसके लिए? बेराट के लिए। एक बात ध्यान में रखनी है, देखो एक शब्द है परिपत्र और एक है पारपत्र। पारपत्र बेराट सभ्यता, परिपत्र किसे कहते हैं? अरावली को। परिपत्र किसको बोलते हैं? अरावली को। और पारपत्र बेराट सभ्यता को। पारपत्र किसने कहा? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने बेराट सभ्यता की यात्रा कब की? 634 ईस्वी में। और ह्वेनसांग ने यहां पर कितने मठों का उल्लेख किया है? 8 मठों का। फिर देखो बेराट जो सभ्यता है यहां से स्तूप और मठों के साक्ष्य मिले, क्योंकि यहां से 6-7 भवनों का एक खंडरनुमा भवन मिला है। यानी 6-7 मकानों का एक खंडरनुमा भवन मिला है। और यह अनुमान लगाया जाता है कि वो क्या था? एक मठ था। और मठ भी किसका है? यानी जो ये मठ है इन्हें बताया कि यहां से कितने मठों का उल्लेख किया इसने? 8। किसने किया? ह्वेनसांग ने। और यहां से जो मठ और स्तूप मिले यह बताया जाता है कि यहां से 6-7 मकानों का एक बहुत बड़ा खंडरनुमा भवन मिला है, जो मठ बताया जाता है कि वो मठ हो सकता है। और जो मठ है ये हीनयान संप्रदाय से था। यानी इस मठ का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से था? हीनयान संप्रदाय से। एक इंपॉर्टेंट चीज है स्वर्ण मंजूषा। स्वर्ण मंजूषा यानी जो स्वर्ण मंजूषा है इसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष थे।
यानी जो स्वर्ण मंजूषा है इसमें क्या था, महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष। और ये स्वर्ण मंजूष है, इसके साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिला है, बेराठ सभ्यता से। फिर देखो बेराठ जो सभ्यता है यहां से कुल 36 मुद्राएं मिली है। यानी जो बेराठ सभ्यता है यहां से कुल कितनी मुद्राओं के साक्ष्य मिले, 36 मुद्राओं के। इनमें से 8 जो मुद्रा है वो थी पंचमारक। पंचमारक यानी आहत सिक्के। कुल मुद्राएं मिली 36, 8 मुद्राएं किनकी है, आहत सिक्के। और 28 जो मुद्राएं हैं ये इंडो यूनानी शासकों की है। यानी बेराठ सभ्यता से कुल कितनी मुद्राएं मिली, 36। 8 मुद्राएं तो किनकी है, पंचमारक, आहत। और 28 मुद्राएं किनकी है, इंडो यूनानी शासकों की। अब देखो पंचमारक और आहत, पंचमारक और जो आहत है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पंचमारक या आहत सिक्के क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की, सबसे बड़ी निधि कहाँ मिली है। तो पंचमारक और आहत के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। अपने को यहाँ इतना ही ध्यान में रखना है कि जो बेराठ सभ्यता है यहाँ से कुल कितनी मुद्राएं मिली है, 36। इनमें इंडो यूनानी शासकों की कितनी है, 28। पंचमारक कितने हैं, 8। यानी 8 क्या है, पंचमारक या आहत सिक्के। तो ये जो बेराठ सभ्यता है इनके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन किया कि बेराठ सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे, बाणगंगा, यार्जुन की गंगा या ताला नदी। इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन थे, दयाराम साहनी। खोज कब की गई, 1936-37 में। इसका पुनः उत्खनन कार्य कब किया गया, 1962-63 में। किसके द्वारा, नील रतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित के द्वारा। राजस्थान स्थित मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। बेराठ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था, विराटनगर। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। पांडु ने अपने अज्ञातवास का समय कौन सी सभ्यता में व्यतीत किया, बेराठ सभ्यता में। किनके महलों में रहे, राजा विराट और रानी सुदेशना के महलों में। अपने वास्तविक जो नामों को छुपा के रहे, युधिष्ठिर, कंक, भीम, वल्लभ, अर्जुन, वरहन, सहदेव, ग्रंथि, नैकुल, तंत्रीपाल, द्रौपदी, सरेंद्री। पांडु ने अपने वनवास का समय कहाँ बिताया, पांडवपोल। और पांडवपोल कहाँ पे है, अलवर में। बेराठ सभ्यता स्थित बिज्जक की जो पहाड़ी है वहां से गोल मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। गोल मंदिर का संबंध है बौद्ध धर्म से और ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो पहाड़ी पर होने के बावजूद भी इसके निर्माण में कहीं पर भी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। बेराठ सभ्यता से मौर्य सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। इसका जो बिज्जक की पहाड़ी है वहां से भाबरू शिलालेख मिला है और भाबरू शिलालेख के जो खोज करता हैं वो थे ब्रट महोदय। इसको पहली बार पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली। लिपि क्या थी, ब्राह्मी। वर्तमान में जो भाबरू शिलालेख है वो कहाँ रखा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कोलकाता के अंदर है। और इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किस चीनी यात्री ने बेराठ सभ्यता की यात्रा की, हवेन सांग ने। कब की, 634 ईस्वी में। बेराठ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया, पारपात्र। किसके समय आया, हर्षवर्धन के समय। कितने वर्षों तक भारत में रहा, 16। यहां कितने मठों का उल्लेख किया, 8 मठों का उल्लेख किया है कि बेराठ सभ्यता में उसने 8 मठों का उल्लेख किया है। और ये सारी जो इसकी यात्रा का जो वृत्तांत है वो इसकी पुस्तक CUK में मिलता है। बेराठ सभ्यता से सेल चित्रों के साक्ष्य मिले और इसलिए इसको चित्रशाला भी कहा जाता है। इसकी जो लिपि है वो थी संख लिपि। यहां से कुल 36 मुद्राएं मिली। इनमें से 8 आहत सिक्के थे और 28 इंडो यूनानी शासकों के थे।
बेराट की जो सभ्यता है, यहाँ की जो लिपि है वो कैसी थी? शंख लिपि। ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा मिला है जो जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष थे, यानी जो स्वर्ण मंजूषा है वो कहाँ से मिला है? बेराट सभ्यता से। और इसमें क्या थे? महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष। तो ये जो बेराट सभ्यता है अपना टॉपिक पूरा होता है। इससे आगे अगली जो सभ्यताएं हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।